नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं। आप लिंक पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएंगे, संस्थान से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कल मैं वीडियो नहीं ले पाया था किसी कारणवश, कहीं मैं चला गया था। चलिए पहला टॉपिक आज स्टार्ट करता हूं। अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग। यूपीएससी की पीटी में पूछा है, 2019 में पूछा था। तो चलिए इस पे देखते हैं क्या है। वेस्ट फ्री सिटीज। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा वर्ष 2019-20 के अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणाम प्रकाशित किए गए। इसमें 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 6 शहरों को 5 स्टार दिया गया है, 65 शहरों को 3 स्टार दिया गया है और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। यानी 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको। स्टार रेटिंग मूल्यांकन हेतु 1435 शहरों ने आवेदन किया था, जिनका मूल्यांकन कर 141 शहरों को स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया गया है कि 5 स्टार सिटी, 3 स्टार सिटी और 1 स्टार सिटी। 5 स्टार सिटी में अंबिकापुर है, राजकोट है, सूरत है, मैसूर है, इंदौर है और नवी मुंबई है। 3 स्टार सिटी का पूरा आप लोग वीडियो को देख के पॉज करके भी देख सकते हैं। आप इतना लंबा चौड़ा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, वैसे एक बार एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। एंड 1 स्टार सिटी का भी पूरा का पूरा आपको वीडियो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आप लोग पहुँच करके आराम से आप लोग देख लीजिएगा। खास करके 5 स्टार सिटी का तो देखना कंपलसरी ही होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि स्टेट पीसीएस में शहरों के नाम पूछा जाता है, इसलिए ग्राफिक को भी देख लें। ठीक है, नोट के द्वारा आप लोग को बता दिया गया है कि जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, इस फिगर को भी आप लोग देख लीजिएगा। स्टार रेटिंग को 3 चरणों की मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में है शहरी स्थानीय निकाय एक विशेष समय सीमा के तहत स्टार रेटिंग संबंधी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करते हैं। द्वितीय चरण मंत्रालय द्वारा चयनित और नियुक्त तृतीय पक्ष एजेंसी से मूल्यांकन कराया जाता है और तृतीय चरण क्षेत्र में जाकर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाता है। स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को समग्र रूप से तैयार किया गया है, जिसमें नालियों और जल निकायों की सफाई, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट इत्यादि जैसे घटक शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने तथा कम से कम प्रत्येक शहर को 3 स्टार रेटिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्टार में बांटा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 श्रेणियाँ हैं और 3 श्रेणियों को कम से कम ये जो सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा था, उसके तहत भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए तथा कम से कम प्रत्येक शहर को 3 स्टार रेटिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अन्य पहल जो की गई है, क्या क्या की गई है। पहला है, कोविड-19 के मद्देनज़र मंत्रालय ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई करने के साथ ही संक्रमण को रोकने हेतु एकांतवास में रखे गए लोगों के घरों जैसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरा है, बेहद लोकप्रिय नागरिक शिकायत निवारण मंत्र स्वच्छता ऐप को भी संशोधित किया गया है। तीसरा है, लगभग 50 लाख विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स की मदद हेतु माइक्रो क्रेडिट की भी सुविधा शुरू की जा रही है। चौथा दिया है डी, विनिर्माण उद्योग में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों को मदद हेतु अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स AHRCS लॉन्च किया गया है। पांचवा है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को भी नियमित किया जाता है। तो ये इनके जो आपके पहल जो किए गए हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
और इनके द्वारा जो जो पहल किए गए, ये पहल को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो जो हो सकता है कि यूपीएससी में इस बार कोई क्वेश्चन इससे पूछ दे आप लोगों से, तो देख लीजिएगा। 50 लाख विक्रेताओं के स्ट्रीट वेंडर की मदद हेतु जो माइक्रो क्रेडिट की सुविधा शुरू की जाएगी। बेहद लोकप्रिय शिकायत निवारण मंत्र जो है स्वच्छता ऐप को भी संशोधित किया जाएगा। अफोर्डेबल रेंटल लॉन्च किया गया है, ये पूरा HRCS, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को नियमित किया जाता है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग को बता दिया गया है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आवास और शहरी मामलों के समय मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है। ठीक है, कमेंट करके कम से कम इसी को हमको बता दीजिएगा आप लोग। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक, जिसमें मैंने बताया कि स्टार रेटिंग में बांटा गया है 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार। 5 स्टार में कितने हैं, 3 स्टार में कितने हैं, 1 स्टार में कितने हैं शहर, आप लोग देख लीजिएगा। और ये फिगर के माध्यम से सारा बताया गया आपको। और ये जो कितने चरण हैं ये भी बताया गया है। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना भारत। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये WHO। और एक छोटी सी गलती उसके द्वारा की गई, उसका देखें क्या परिणाम हो गया। पता नहीं उसे गलती कहेंगे कि या क्या कहेंगे, अभी तो ये विवाद चल रहा है कि WHO की इसमें गलती थी कि नहीं चली थी। तो चलिए जो भी हो, अध्यक्ष भारत बना। देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि किनका स्थान लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कोविड-19 से मुकाबले में डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। मंत्री हैं तो करना भी पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आखिर है क्या। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना और सभा के कार्य को सुविधाजनक बनाना है। इस कार्यकारी बोर्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य 34 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इन सभी सदस्यों को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इस कार्य के लिए चुने गए सदस्य राष्ट्रों द्वारा नामित किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड की बैठक का आयोजन एक वर्ष में कम से कम 2 बार किया जाता है, जिसमें पहली बैठक में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होती है और दूसरी बैठक विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत के बाद मई माह में आयोजित की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में की गई थी। तो ये पूरा डिटेल WHO का है और ये जो है भारत WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। 22 मई को पद ग्रहण करेंगे, जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे और ये बनाए गए कोविड-19 से मुकाबले में डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं, मंत्री भी हैं इस समय। और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया। यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट संस्था है और इसका जो काम है, कार्यकारी बोर्ड है, कितने व्यक्ति होते हैं, किस माह में बैठक होती है, साल में 2 बार होते हैं, कब कब होते हैं और कब इसकी स्थापना की गई थी और इसका क्या उद्देश्य था, पूरा का पूरा आपको डिटेल बता दिया गया है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। ये IR का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है UPSC में, तो ध्यान से इसको देखिएगा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता के लिए भारत के उचित समय पर फिर से शामिल होने का चीन स्वागत करेगा। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार यह बात चीनी वाणिज्य मंत्री ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसके अलावा 14 प्रतिभागी देशों ने भी कहा कि वे वार्ता में भारत के पुनः शामिल होने का स्वागत करेंगे। 16 देशों के समूह, जिसमें भारत सहित दुनिया की आधी आबादी निवास करती है तथा विश्व की कुल GDP में इनकी 1/3 हिस्सेदारी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कितने देश हैं जिसमें इंक्लूडिंग भारत दुनिया की आधी आबादी निवास करती है तथा विश्व की कुल GDP में इनकी 1/3 हिस्सेदारी है। इन देशों के मध्य आपसी व्यापार दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/4 से अधिक होता है। वार्ता वर्ष 2012 से ही चल रही है, परंतु इस पर अभी तक कोई एकमत निर्णय नहीं लिया गया है।
RCEP दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संगठन जिसे आसियान कहते हैं, जिसमें 10 देश होते हैं, जिसमें बुर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। आसियान के FTA भागीदारों में 5 और देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया को भी इसमें शामिल किया है। भारत भी आसियान का FTA साझेदार है, लेकिन वह नवंबर 2019 में RCEP से बाहर हो गया था। तो भारत जो था RCEP से 2019 में बाहर हो गया था, और RCEP का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये फ़ोटो है, ये लेटेस्ट डेटा का फ़ोटो है, इसमें भारत का फिगर नहीं होगा, तो थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले डेटा में भारत इसका सदस्य था, लेकिन भारत 2019 में RCEP से बाहर हो गया था, इसलिए जो लेटेस्ट जो आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है उसमें भारत का फिगर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा भी कन्फ्यूज होने की दिक्कत मत लीजिएगा कि सर इसमें भारत का तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि भारत 2019 में RCEP से बाहर हो गया था। ठीक है, तो चलिए, ये रहा, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने बता ही दिया है RCEP का, कि भारत के उचित समय पर इसमें फिर से शामिल होने का स्वागत करेगा। कोशिश कर रहे हैं वो सब, देखते हैं फिर क्या होता है। 16 देशों के जो समूह हैं, दुनिया की आधी आबादी निवास करती है। अगर भारत को इंक्लूड किया जाए तो जो विश्व की GDP में इनकी 1/3 हिस्सेदारी है, ये मैंने बताया आपको। और इन देशों के मध्य आपसी व्यापार दुनिया के लगभग व्यापार का लगभग 1/4 से भी अधिक होता है। 2012 से ये वार्ता चल रही है, परंतु अभी तक इसका कोई एकमत निर्णय नहीं लिया गया है। और RCEP दक्षिणी एशियाई देशों के संगठन, जिसे आसियान कहते हैं, अक्सर पेपर में ये पूछ देता है कि आसियान में कौन कौन से देश हैं, और जितने 10 देश हैं उसका नाम आप लोग रट लीजिएगा, जीवन भर काम आएगा। आसियान के FTA भागीदारों में 5 और देश का नाम जो बताया, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और भारत भी आसियान का FTA साझेदार है, लेकिन वह नवंबर 2019 में RCEP से बाहर हो गया था, देख लीजिएगा। ये फ़ोटो है जो मैंने आपको बता ही दिया है पूरा। भारत का RCEP से हटने का कारण क्या था, ये भी जान ली कि आखिर भारत पहले इंक्लूड था और 2019 में बाहर हो गया, तो उसका कारण क्या था। हर चीज़ का एक कारण होता है, तो इसका कारण क्या था, इस पर हम बात करेंगे। भारत की व्यापार घाटा जो था, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया के साथ लगभग $105 बिलियन की है। वर्ष 2019 में चीन के साथ 19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा चीन को निर्यात की तुलना में वहां से आयात का आधिक्य $56.77 अरब था। यानी कितना था, $56.77 अरब के साथ ऊंचा बना रहा। भारत की कार्यबल वर्कफोर्स जो है अभी उत्पादन के लिए तैयार नहीं है, मात्र 2% कार्यशील जनसंख्या ही कौशल युक्त है। RCEP के तहत भारत की प्रमुख चिंता ई-कॉमर्स कंपनियों तथा उनके निवेश से संबंधित है। भारत के डेटा स्थानीयकरण की योजना पर विराम लग सकता है। भारत, जिसने वर्ष 2010 और 2011 में आसियान के साथ FTA जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, तथा आज आसियान के साथ व्यापार घाटा वर्ष 2010-11 के 5 बिलियन से वर्ष 2018-19 में 2.1 बिलियन हो गया है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सारा बताया। और जो भी मैं टॉपिक चूज करता हूँ, वो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो आप इसको हल्के में मत लिया कीजिए। आप लोग को लगता होगा कि बार बार मैं यही शब्द बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अलर्ट रहिए पहले से ही। ठीक है, स्टेट पीसीएस का आप लोगों ने हाल देखा ही होगा, खास करके यूपी में जो घटनाएं इस समय हो रही हैं। यूपी में तो आप लोग देख रहे हैं पिछले 4 सालों से सरकार का क्या रवैया रहा है। इसलिए सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं, UPSC पे फोकस अपना करें। मैक्सिमम जितने जो भी स्टूडेंट हैं, अगर तैयारी करने का मूड हो तो आप लोग UPSC पे पूरा फोकस कीजिए। बाकी हर स्टेट का तो हाल क्या है, बेहाल है, आप लोग सब भली बात ही परिचित होंगे। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकार पे। हाँ, बस ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है आज के डेट में। ये सच्चाई है। सच्चाई से अगर आप लोग स्टूडेंट जो नए हैं वाकिफ़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पुराने लोग तो वाकिफ़ हैं ही। ठीक है, मेरा कहने का बस उद्देश्य यही है कि आप लोग UPSC की तैयारी अगर करनी है तो UPSC की ही तैयारी करिए आप लोग, बाकी सब उसमें कवर हो जाएगा। और अन्यथा फिर आप लोग भी उसी के प्रतिभागी बनिए जैसे बाकी लोग बने हुए हैं, कि कभी समीक्षा अधिकारी देंगे, कभी लोअर PCS देंगे, कभी अपर PCS देंगे, कभी रिजल्ट नहीं होगा तो कभी हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
तो ये व्यथा है, और फिर ये व्यथा का कोई रिजल्ट नहीं होता है। बाद में घर वाले भी फिर उनको भी लगता होगा कि इतने साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, पेपर दे रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप जागरूक हैं, सबको नहीं समझा सकते हैं आप। ठीक है, मेरा एक उद्देश्य बस यही आप लोगों को समझाना है कि जो चीज़ें जो हैं, जो वर्तमान में जो हैं, जो चल रही हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो और मैं एक पर्सनल सजेशन आप लोगों को बस यही दूंगा कि आप लोग सिर्फ यूपीएससी पे ही फोकस कीजिए। बाकी अदर स्टेट जो भी हैं, बीपीएससी है, राजस्थान पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, ठीक है, तो पेपर आप लोग सबका तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को कि उसकी तैयारी छोड़ ही दीजिए, लेकिन हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी यूपीएससी की शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए। और करंट अफेयर देखिए, देने वाले लोग तो लाखों यूट्यूबर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे लोग पड़े हुए हैं। तो उस करंट अफेयर मुझे नहीं लगता कि वन लाइनर करंट अफेयर से कुछ होने वाला है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, तो कुछ सोच समझ के ही मैं बोलता हूँ कि वन लाइनर करंट अफेयर से कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आपका? मेंस तो लिखित होता है ना, प्रीलिम्स तो छटनी प्रक्रिया होती है। मेंस से ही तो नंबर डिसाइड होगा कि आप कितने परिपक्व हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो जो चैप्टर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट लेते हैं, अभी हम लोग को बहुत कम लोग जानते होंगे। हम लोग क्या हैं अभी तो कुछ लोग को पता भी नहीं है, हम लोग भी कोई एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हम सब जगह चिल्ला तो नहीं सकते ना कि नहीं, हम जो देते हैं मटेरियल अच्छा ही देते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मटेरियल आप लोग को पढ़ना है। मैं यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए नहीं आया था। बस ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, बार बार स्टूडेंट का कॉल आ रहा था, और मैं उन चीज़ों से भली बात परिचित हूँ। कुछ ऐसे यूपी में ऐसे मुद्दे इस समय चल रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। पुराने लोग तो समझ गए होंगे, लोग नए लोग अभी नहीं समझेंगे उस चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं किसी को बस इधर उधर की बातें, इसीलिए मैं डायरेक्ट सीधे बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि जो है वो आपके सामने है। अगर यूपीएससी का तैयारी करना है तो सिर्फ यूपीएससी की ही तैयारी कीजिए। आप लोग बीपीएससी कर रहे हैं, नो डाउट। मैंने यूपी पीसीएस पे इसलिए डायरेक्ट बोला, इसलिए खुल के बोला मैंने, क्योंकि वो चीज़ें मैं भली बात ही परिचित हूँ, क्योंकि मैं यूपी से ही बिलोंग्स करता हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ वहाँ के बारे में, वहाँ के सिस्टम के बारे में भली बात ही परिचित हूँ। तो एज ए पर्सनल गाइडेंस मैं आप लोग को यही दे रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहें, और अगर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का विचार हो, तो मन से यूपीएससी की तैयारी कीजिए। करियर जीवन सुधर जाएगा आपका। ठीक है, होता क्या है कि लड़का स्टार्टिंग में यूपीएससी की तैयारी करता है, और जैसे ही एक आध बार प्रीलिम्स नहीं होता है, उसका मनोबल डाउन हो जाता है, तो सीधे स्टेट पीसीएस पे पहुंच जाता है। फिर मनोबल और डाउन होता है, नहीं होता है प्रीलिम्स उसमें भी, तो बैंक, पी और एसएससी और रेलवे में पहुंच जाता है। तो बच्चा कहीं का नहीं रह जाता है। इसलिए आप लोग को जो डीएनए दिया जा रहा है, जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग भली बात ही पढ़िए, और जो जो चीज़ें मैं देता हूँ उसको कॉपी पे नोट भी कीजिए, और उसको बार बार कंठस्थ कीजिए, क्योंकि यही मेंस में भी काम देगा, यही प्रीलिम्स में भी काम देगा। तो मैं उसको पढ़ना उचित है। अगर पढ़ना है तो सही तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ एक बार और रिकॉल कर देता हूँ आपको, जिसमें मैंने आज बताया कि पहला है कि अपशिष्ट मुक्त शहरों का जो रेटिंग आया है, जिसमें मैंने बताया कि 5 स्टार और 3 स्टार और 1 स्टार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 स्टार में कितने शहर हैं, 3 स्टार में कितने शहर हैं, 1 स्टार में कितने शहर हैं, ये देख लीजिए। कितने शहरों ने आवेदन किया था, क्या शहरों का स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है, ये लिस्ट मैंने बताया था कि 5 स्टार का देख लीजिएगा, 3 स्टार का देख लीजिएगा, और 1 स्टार का भी देख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी बताया कि ये 3 चरण जो बताया आपको, तीनों चरण आप लोग इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जैसे मैंने कहा कि कौन मंत्री कौन है, कम से कम कमेंट ये मार के बता दीजिएगा। वैसे मैं कहता हूँ कमेंट कोई नहीं मारता, कभी कल कोई कर देता है, कोई नहीं, मेरा काम कहना है बस। ठीक है, और ये देख लीजिएगा अन्य पहल क्या क्या भारत सरकार द्वारा की गई है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है डिटेल लिस्ट में। ठीक है, और ये सब के सब देख लीजिएगा आप लोग। WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना भारत, ये देख लीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, ये पदभार ग्रहण करेंगे 22 मई को, और ये किनका स्थान लेंगे ये देख लीजिए। नेतृत्व करेगा भारत कैसे, ये देख लीजिए। कोविड-19 और WHO का पूरा, जो बताइए WHO का भी जीवन में ख़त्म होगा, पूरा का पूरा WHO आपको दे दिया गया है। क्या काम है, कैसे काम होता है, कब मीटिंग होती है, कितने लोग होने चाहिए, क्या कितनी बार मीटिंग होगी, साल में कितनी बार होगी, कब इसकी स्थापना हुई थी, सब कुछ दे दिया गया है। तो आप लोग आराम से इसको पढ़िए। फिर आपको RCEP के बारे में पूरा डिटेल मैंने बता दिया। 14 देशों के प्रतिभागियों ने कहा कि भारत पूरा वापस हो शामिल हो, स्वागत करते हैं।
और कितना जीडीपी में हिस्सेदारी है ये भी आपको मैंने बताया। 16 देशों के समूह जिसमें भारत सहित था ये 16 देश में। और ये पूरा दे बताया कि आपको देखिए कि आसियान के कितने देश हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और भारत भी एफडीए का साझेदार है, लेकिन वो 2019 से आरसीईपी से बाहर हो गया है। वो लोग चाहते हैं कि फिर आ जाए भारत, और नक्शे में इसीलिए भारत लेटेस्ट वाले में नहीं है। और आरसीईपी का हटने का कारण मैंने बताया था कि ये फ्री ट्रेड था, डिफिसिट जो था पहले इतना था अब इतना है, और ये समस्याएं थी, ठीक है। तो पूरा आप लोग इस डिटेल को पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है हस्ताक्षर हुआ है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों को समझ में आया होगा। और कभी कल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मन बड़ा व्यथित हो जाता है पेपर को लेकर ही, जो इस समय ट्रेड चल रहा है काफ़ी, मैं क्या बोलूँ उस पर। कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। शाम को 8:30 बजे मैं आप लोग से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।